10th बैच चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम सुनकर तो लगा होगा कि बहुत टफ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सिंपल इजी टॉपिक है। इसमें कुछ पैटर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मेरे पास में यहाँ पर सबसे पहले 10, उसके बाद 20, फिर 30 और ये 40 वाली लिखा मिला मेरे को। यहाँ सबसे पहले देखो 10 है, उसके बाद 20 कैसे आया, 10 ऐड करने से आया। इसमें 10 ऐड करते हैं तो 30 मिल रहा है, फिर 10 ऐड करने से 40 मिल रहा है। इस पैटर्न में हमने क्या देखा, एक फिक्स नंबर को है ना ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है। एक और डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास है 200, 190, 180, 170। इसमें क्या देखा, 200 में से 10 माइनस करते हैं तो 190 मिलता है, फिर 10 माइनस करते हैं तो 180 मिलता है, फिर 10 माइनस करते हैं तो 170 मिलता है। कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो एक फिक्स नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है इसके अंदर, और एक फिक्स नंबर को माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से जो नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो इसमें मिल रही है। एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास में है √3। एक √3 इसमें और ऐड करोगे तो आ जाएगा 2√3, फिर एक √3 ऐड किया तो 3√3 है, चलता जाता है। इसके अंदर ये पैटर्न में देखो, इसके अंदर फिक्स नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो ऐसी सीक्वेंस, ऐसा पैटर्न जिसके अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट टर्म मिलती रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जैसे माइनस का 20 है, माइनस का 18, माइनस का 16, माइनस का 14 एंड कंटिन्यू। इसके अंदर क्या हुआ, 2 को ऐड करने से ये मिला, फिर 2 ऐड करने से ये मिला, फिर 2 ऐड करने से ये मिला, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। अब हमारे पास में जैसे 16 है, उसके बाद 14, उसके बाद में 12 और फिर 10। इसमें क्या हो रहा है, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, फिर 2 माइनस करने से 12 आ रहा है, फिर 2 माइनस करने से 10 आ रहा है। इन सब में आपने क्या देखा, एक फिक्स नंबर को है ना या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। ऐसी सीक्वेंस, ऐसे पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसके अंदर एक परफेक्ट रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। एक फिक्स नंबर है, डेफिनेट एक नंबर है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट मिल रहा है। या तो ऐड करेंगे, पूरे पैटर्न से ऐड ही करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो पूरे पैटर्न के अंदर सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। तो इन सबको अपन क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा हो जाए, सपोज जैसे यहाँ 5 है, 5 और 2 कितना हो गया 7, फिर 4 का 11, फिर 6 का 17। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना, 2 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर क्या है 6 का डिफरेंस है। तो इसके अंदर डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसको अपन एपी नहीं बोल सकते, नॉट एपी। ये हमारे पास एपी नहीं हो सकती, ये हमारे पास एपी होगी, ठीक है ना, इसको एपी कहेंगे। और ये भी हमारे पास एपी है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एपी है, ये एपी है, लेकिन ये एपी नहीं है, ये सिर्फ सीक्वेंस है, क्योंकि एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। लेकिन इसको एपी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका डिफरेंस इन दोनों का 2 है, बट इन दोनों कितना है 4 है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है, तो ये अपन एपी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक और डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर 4 है, ये 6, ये 8, ये 10 एंड 20। अब इस पैटर्न में देखो क्या हुआ है, 4 के अंदर 2 ऐड करने से 6 आ रहा है, 6 के अंदर 2 ऐड करने से 8 आ रहा है, 8 के अंदर 2 ऐड करने से 10 आ रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज एपी। ये हमारे पास एपी है। ओके, किसी भी एपी के अंदर ये जो जहां से एपी स्टार्ट होती है उसको अपन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको करेंगे A2 से, इसको करेंगे नेक्स्ट को A3 से थर्ड, इसको करेंगे A4 और कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आप इसमें देखो, फर्स्ट टर्म तो कितनी 4 हो गई, सेकंड टर्म 6 और थर्ड टर्म कितनी हुई 8 और फोर्थ टर्म कितनी हुई 10। इसके अंदर क्या पैटर्न है, हर बार 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो हमें अगर ये प्रूव करना है कि एपी है तो हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो देखो। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 निकाल के देखूंगा। A2 माइनस A1 कितना आया, 6 माइनस 4
2 आया। इसी तरह से मेरे को करना पड़ेगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कितना आ गया 8 माइनस 6 ऑल्सो 2 आ गया। अब हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन मिल चुकी है मेरे को, क्योंकि पैटर्न तो सेम फॉलो होगा, मींस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 अगर हो जाए तो उस सीक्वेंस को अपन क्या बोल देंगे, ये a3 को, ठीक है ना। ये a3 के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। यहाँ एक पैटर्न और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ 20 है, फिर 22 और 24, 26, 28, ये हमारे पास टर्म्स दे रखी है। इसके अंदर देखिए, इसको कह देंगे फर्स्ट टर्म, इसको कह देंगे सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ टर्म। अब अपन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं। इसमें a1 माइनस a2 नहीं करना है, किसी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म जो होती है उसको माइनस किया जाता है। तो a2 माइनस a1 करते हैं तो 22 माइनस 20 आया 2, एंड a3 माइनस a2 करेंगे तो 24 माइनस 22 इज आल्सो 2। a4 में से अगर मैं a3 माइनस करूं तो 26 minus 24 also 2, and a5 में से a4 अगर माइनस करूं तो ये 28 minus 26 also 2। एवरी टाइम अब इसको ऑब्जर्व करो, यहां पर देखो a3 minus a2, a3 minus a2 और a2 minus a1 की वैल्यू सेम है, a2 माइनस a1 की वैल्यू सेम है। तो इसको अपन क्या कह देंगे, इस सीक्वेंस को अपन AP बोलते हैं। सो इट इज AP। अब देखो ये जो 2 आया ना, सभी जगह डिफरेंस सेम आया है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस 2, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 हो गई और कॉमन डिफरेंस इसके लिए कितना है 2। अब इसमें ये बोला जाए कि नेक्स्ट 2 टर्म्स आप इसमें निकालिए, तो a फैक्टर तो दे रखा है, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म का बोला है तो कौन सी होगी, a5 के बाद कौन आता है, a6 आता है। a6 कैसे निकलेगी, देखो समझो, a1 के अंदर इस d यानी 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट आएगा, फिर इसके अंदर 2 ऐड किया तो फिर नेक्स्ट आएगा, इसके अंदर 2 ऐड करने से ये आया, इसके अंदर 2 ऐड करने से ये आया, तो अब इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो फिर a6 आ जाएगा, एंड 28 के अंदर 2 ऐड करो कितना आया 30। इसके बाद में नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वर्ड देखें तो सेकंड वर्ड उत्तर वाली काउंट हो जाएगी, सेकंड कौन सी, a7 हो जाएगी। a7 के लिए बात करें तो a6 के अंदर इस d को ऐड करते हैं, d की वैल्यू कितनी 2 है यहाँ पर, तो हमारे पास ये 30 प्लस 2 मींस कितना हो जाएगा 30। इस तरह से नेक्स्ट टर्म अगर निकालना है तो जो टर्म है ना उसके नेक्स्ट निकालनी है, तो आप उसमें जो b की वैल्यू आती है ना उसको प्लस करते रहो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके आती रहेगी। एपी में ऐसे होता है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इन जनरल इस एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझना है। यहां पर देखो एक चीज और यहां डेवलप हो रही है, ये यहां पर क्या मिला था मेरे को, ढंग से देखो, देखें इसको, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये अपन एपी है तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करो, देखिए a2 को राइट साइड दे दो, प्लस का a2 हो जाएगा, a1 को लेफ्ट साइड दे दो, a1 प्लस a3। ये क्या होगा, वन टाइम और वन टाइम 2 टाइम्स हो गया, और ये a1 प्लस a3। ये हमेशा किसी भी एपी के लिए वेरीफाइड है। फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का जो सम होगा वो सेकंड टर्म का डबल होगा, ये हमेशा याद रखें कंसेप्ट है। अगर एपी है तो ये आपके फॉलो होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड टर्म विल इक्वल टू डबल ऑफ सेकंड टर्म, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेकंड टर्म
विल इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना उसको हाफ कर दो, यानी कि सेकंड टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मीन होता है। क्या होता है? मीन होता है। इसको अरिथमेटिक मीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। मींस अगर हमारे पास में ए बी और सी तीन टर्म्स हैं और वो एपी में है, बहुत अच्छी बात समझें, इफ ए बी और सी इन एपी, एपी में होगा तो एपी के जो हमारे पास रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसको एपी के रूल फॉलो करवा के देखो, देखें मींस इसमें से अगर ये माइनस करूं और सी में से अगर मैं बी माइनस करूं तो बात एक ही होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो बी को आप लेफ्ट साइड ले लो, बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, ये उधर जाके प्लस का हो गया। बी एंड बी कितना हो गया? 2b एंड a प्लस सी मींस b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। वो एक ही बात है, ये a1 a2 a3 में लिखा हुआ है, ये abc में लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर अपन को पहले इसको कॉपी करते हैं, यानी b क्या है? a और c का मीन हो गया है ना। अगर हमारा को क्या होता है, फाइंड arithmetic mean between a and b, तो arithmetic mean क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम अपॉन 2। इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। अब हमारे को इन जनरल इस एपी को कैसे लिखते हैं वो देखना है। अगर हमारे पास में फर्स्ट टर्म किसी एपी के लिए, कोई भी एपी हम लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास में स्मॉल ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ही नेक्स्ट आएगी। अभी डिस्कस किया था अपन ने कि नेक्स्ट टर्म कब आती है? जब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। तो कर दो इसमें ऐड, नेक्स्ट प्लस डी कर दो। डी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर एक डी और ऐड कर दो फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी a प्लस 2b। इसको ढंग से देखना भाई क्या होता है। ये फर्स्ट टर्म, इसके अंदर डी ऐड किया, डी कौन है? डी कॉमन डिफरेंस है। डी ऐड करने से नेक्स्ट आया, इसमें डी ऐड करने से फिर नेक्स्ट आएगा। एक डी और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3d। एक डी और ऐड करो फिर नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस 4d और ये चलता है और इस तरह से ये भी पूरी बन जाए। लेकिन इसमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो हम ये भी पूरी लिख सकते हैं। अब यहां इसको ऑब्जर्व करो, ये कौन है? ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन है? सेकंड टर्म। ये कौन है? बहुत ढंग से शार्पली ऑब्जर्व करो। ये थर्ड टर्म है। ये कौन? फोर्थ टर्म। ये कौन? फिफ्थ टर्म। और इनको अच्छी तरह से देखो। A1 है तो D कितना है? कहीं नहीं। A2 है तो A तो सबके अंदर है, देखो स्मॉल है तो यानी फर्स्ट टर्म तो सबके अंदर है। यहां पैटर्न देखो क्या बन रहा है। ये सेकंड टर्म है, कितने डी आए? एक ही डी आया इसके अंदर। थर्ड टर्म के अंदर कितने डी आ गए? डी 2 टाइम्स आया। फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आया? 3 टाइम्स। फिफ्थ टर्म में डी कितनी बार आया? 4 टाइम्स। डी कौन है? कॉमन डिफरेंस। वापस ऑब्जर्व करो क्या देखा इसमें कि यहां पर अगर 1 है तो 0 इंटू डी है, यहां पर अगर 2 है तो इससे एक कम डी है। देखो यहां 2, यहां 3 है तो यहां 2 आ गया। यहां 4 है तो इससे कम यहां 3 आया। यहां 5 है तो इससे कम एक 4 है। तो सपोज यहां पर अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूं तो nth टर्म यहां पर कैसे लिखी जाएगी? सोचो, इन सबके पैटर्न को ऑब्जर्व करें। यहां 3 आने पर इससे एक कम यानी 3 माइनस 1 हुआ है। देखो आप क्या हुआ है? 3 माइनस 1 इंटू डी। यहां क्या है? 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 3 होता है, 3 लिखा। 5 में से एक कम करो, 5 माइनस 1 करने से कितना आ रहा है? 4, तो 4 इंटू डी हो गया। यहां पर क्या होगा? a प्लस इससे एक कम यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। क्या हुआ? फॉर्मूला बन गया n टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये किसी भी एपी के nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला हो गया, जहां पर स्मॉल ए क्या हमारे पास उस एपी की फर्स्ट टर्म है, और डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहां डी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं मैं। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? मोस्टली आप क्या करते हो, a2 माइनस a1, लेकिन मैं आपको बता दूं डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना जरूरी नहीं है। किसी भी अवेलेबल टर्म में से उसकी जो उसकी प्रीसीडिंग टर्म है उसको माइनस करो। जैसे अगर आपने a5 माइनस a4 किया ना तो भी हो ही आ जाएगा। जैसे अगर आपने यहां पर a7 माइनस a6 कर दिया तो भी आपके डी आएगा। तो अब इन सब चीजों से क्या सीखा आपने कि अगर आपके पास n टर्म है और उसमें से उससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, n से पहले वाली कौन सी होती है, n माइनस 1, 7 से पहले कौन सी है, 6, 5 से पहले कौन सी होती है, 4, 10 से पहले कौन सी होगी, n माइनस 1। तो nth टर्म में से अगर an माइनस 1 टर्म अगर माइनस करें तो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, d होती है। d कौन है, कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज मिलती है। डी कैसे निकलेगा, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म उससे पहले जो आई हुई टर्म है उसको माइनस करो तो हमारे पास डी आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है डी पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव, डिपेंड ऑन एपी। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और उठा, क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? यस, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर में हो सकता है डी। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डी अगर नेगेटिव आता है तो ठीक, पॉजिटिव आता है तो ठीक, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ये सारा जो हमने एपी के बारे में डिस्कस किया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सिचुएशन दे रखी है, इससे एपी बनती नहीं बनती है हमें डिसाइड करना है। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो देखो भाई, सबसे पहले तो fare for 1 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर अगर रनिंग करते हैं तो आपको रुपीज कितने देने पड़ते हैं, 15 जो है वो लिखा। उसके बाद में फेयर फॉर 2 किलोमीटर, तो फर्स्ट टाइम तो आपको 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता है, 15 रुपीज, फिर 8 रुपये इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर जर्नी और कर लिया आपने, 2 किलोमीटर जर्नी की ना। फर्स्ट टाइम तो आपने 15 दिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपको 8 देना है। अब रुपये कितने गए हमारे जेब से, 23। अब फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तक 23 पे कर दिया था, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपीज देने पड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 31। इसी तरह से फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की जर्नी से तो 31 रुपीज दे दिए थे, फिर 8 और देने पड़ेंगे, यानी कि कितना हो गया 39, और इस तरह से जर्नी चलती रहेगी। तो जो फर्स्ट किलोमीटर की जर्नी थी ना उसके 15 रुपीज दिए, तो हमारा सीक्वेंस क्या आ रही है, फर्स्ट टाइम 15, देन हमने 23, देन 31, देन 39 एंड कंटिन्यू। अब हमें ये देखना है कि एपी बनी या नहीं बनी, तो इसके अंदर ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, ये हो जाएगी थर्ड टर्म, और ये हो जाएगी फोर्थ टर्म। तो इसमें सबसे पहले करके देखो a2 माइनस a2, 23 माइनस 15 कितना आया, 8। ये में से शो करना पड़ेगा, a3 माइनस a2, ये हमारे पास 31 माइनस 23। वैसे अंडरस्टूड 8 ऐड किया तो डिफरेंस भी 8 ही आएगा, बट हमें इसको शो करना है तो कैसे शो करेंगे वो देखना पड़ेगा। इसी तरह से a4 माइनस a3 भी करके देख लेते हैं, तो इसके अंदर भी 39 माइनस 31 भी कितना है, 8 है। एवरी टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इससे मुझे मिला है, इससे मुझे मिला कि a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है
वो हमारे पास सेम आई, और ये दोनों वैल्यूज अगर सेम आती है तो कहते हैं देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कौन सी 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन इज APP, यानी कि इट फॉर्म्स APP। इस तरह से हमारे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें पहले सिचुएशन समझेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो ही वो AP होती है, अदरवाइज AP नहीं होती है। इस कांसेप्ट को आप याद रखेंगे। सेकंड पार्ट इसका, इसमें जो सिचुएशन दे रखी है इससे AP बनते नहीं बनती है सोचना है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसके लिए सोचो, स्टार्ट में जो क्वांटिटी ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है वो दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म को सपोज आप ऐसा कर लो कि ये x लीटर जो है एयर स्टार्ट के अंदर है। सेकंड टर्म बन जाएगी, इसमें से 1/4 ना वो रिमूव कर लेता है। कौन सा? वैक्यूम पंप। x थी उसमें से 1/4x तो रिमूव हो गई, तो रिमेनिंग है वो A2 है। एलसीएम ले लो 4x माइनस x, ऐसा ही बोला इसमें 1/4 एयर जो उसमें प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है, तो A2 मिल जाएगा। x में से 1/4 ऑफ x कम हो जाएगी, तो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो A2 हो जाएगी। मींस ये कितना हो गया 3x/4, ये A2 की वैल्यू। नेक्स्ट टाइम A3 के लिए बात करें तो जितनी एयर है उसको पहले लिख लो, उसमें से रिमूव कितनी हो गई 1/4, जितनी पहले थी कितनी थी 3/4 ऑफ x थी ना, उसका 1/4 इसमें से रिमूव करना है। सॉल्व करें 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम ले लो 16, 4 4 जा। थोड़ा टफ लग रहा है ना? टफ नहीं, बस यूं है, थोड़ा मस्ती से सीखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा क्या किया, पहले जितनी एयर थी उसमें से 1/4 पंप का काम किया है, 1/4 पार्ट इसका रिमूव करना। तो 3/4x है उसका 1/4, यानी दिस वैल्यू इनटू 1/4 कर दो, और जो पहले थी उसमें से इतनी कम हो रही है तो माइनस कर दो, रिमेनिंग आ जाएगी। 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x, कितना आ गया 12x में से 3x गया तो 9x/16। A1, A2 और A3 तीन टर्म्स आ गई ना, तो पहले देखते हैं इससे डिसाइड होगी ना नहीं होगा। तो A2 माइनस A1 करके देखो, A2 ये है ना थीम हमारे पास, AP डिसाइड कर लेगा कि A2 माइनस A1 करके देखते हैं पहले। तो 3/4x में से ये x माइनस कर दो, कितना बचेगा ये 4l से 3x माइनस ये कितना हो गया 4x, मींस ये हमारे पास माइनस का x/4। इसी तरह से अब आप इसमें A3 माइनस A2 करके देखो, A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है 9x/16, और A2 की वैल्यू ये 3x/4। ले लें एलसीएम इसका, यहाँ लो क्या, एक ही बात है। क्वेश्चन को टफ तरीके से नहीं समझना है, हमेशा जान को जैसे इजीली समझ में आए वैसे करो। मैथ्स में क्या है, बहुत ज्यादा टफ बना के भी करो, क्लास होते हैं। तो अब 16 कितना हो गया, 16 का 16 डिवाइड करके कितना आएगा, ये डिवाइड का प्रोसेस खत्म कर दूंगा तुम्हारे, देखो समझो ये एलसीएम है ना 16, सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, डिवाइड मल्टीप्लाई सब भूल जाओ। क्या करना है 16 एलसीएम आया, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, यहाँ इसके मल्टीप्लाई लिख दिया करो आप। तो ये डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना इतना लंबा छोड़ो आप, ये जो एलसीएम है इसको इसके मल्टीप्लाई लिखो आप। 16 कैंसिल, क्या बचेगा 9x, बस हो गया। माइनस ये 16 को इसके मल्टीप्लाई लिख दो आप, 4 4 जा 4 3 जा 12, सीधा सा। आपको हमेशा कोई एक इलेक्ट्रिक ढूंढते रहना चाहिए। माइनस कितना आ गया हमारे पास में 3x/16, ये ऑर्डर तो साथ जाएगा नहीं, आपने कैसे किया, वैल्यू से माननी चाहिए बस। अब A3 माइनस A2 माइनस 3x/16 आया, और एक बल्ब चमका, दिमाग में चमका नहीं चमका भाई,
a2 माइनस a1 कितना है माइनस 6/4, a3 माइनस a2 माइनस 3x अपॉन 16। क्या फीलिंग आ रही है? दोनों अनइक्वल है। अरे भाई अनइक्वल है तो यानी इसको लिखना भी पड़ेगा ना। a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू किसके नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1 के। तो क्या हो जाएगा? ये एपी फॉर्म कर रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या कहते हैं? इट does not it कौन this situation it does not form an AP। ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास ये कंसेप्ट याद रखें, a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1 आ जाए तो AP बन ही नहीं सकती। इक्वल आने पर ही AP बनेगी, बिल्कुल ध्यान रखिए इसमें। थर्ड पार्ट में the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। अब इसमें सिचुएशन को पढ़ते ही है ना, मैथ्स में एक रूल है, जो ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल होते हैं ना, इनको अपने सामने होता हुआ इमेजिन कर, तो उसके बाद में तो बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीक्वेंस बनने कैसे बनेगी? फर्स्ट टाइम आपको कितना पे करना है? 150। उसके बाद क्या हो रहा है? 50 रुपीज राइज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको 50 प्लस कर दो 200, फिर 50 प्लस करेंगे तो 250, और उसके बाद में फिर प्लस करेंगे कितना आएगा, फिर 50 बढ़ जाएंगे, और यही हमारे पास 3 किसकी होती है? पी की होती है। बट इस बात को, इस फीलिंग को बतानी भी पड़ेगी, तो इसको तो कह दो आप A1, ये हमारे पास A2, ये A3 एंड ये A4 एंड कंटिन्यू। अब इसमें A2 माइनस A1 करके देखेंगे। 200 माइनस, अरे 50-50 ऐड किया तो डिफरेंस भी 50 आएगा, इसमें तो 50 आ गया। इसी तरह से A3 माइनस A2 करके देखेंगे ना, तो हमारे पास A3 में से A2, ये 250 माइनस 200 कितना आ गया? ये भी 50 आ गया। क्या फॉलो हो रहा है इसके अंदर? A3 माइनस A2 की वैल्यू और A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? सेम है, therefore it forms an AP। इजी था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फोर्थ सिचुएशन है, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो सबसे पहले A1 अपन इसको कह देते हैं, जो फर्स्ट ईयर जो अमाउंट बनेगा, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 10,000 है, 1 प्लस रेट 8% है ना, ऊपर टाइम लगाते हैं, ये 1 आ जाए, यानी कि 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर के अमाउंट को A2 बोल दो, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा यहाँ पर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर 2 हो जाएगा, 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 होल पावर 2। अब यहाँ सॉल्व बहुत ज्यादा तो करना नहीं, क्योंकि हमारे इसके आंसर सिर्फ ये देखना है कि इक्वल इनका डिफरेंस होगा या नहीं होगा, एपी फॉर्म होगी या नहीं होगी। A3 के लिए बात करें, ये आ जाएगा 10,000 108, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, और पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों का डिफरेंस निकालें, और इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इक्वल नहीं आ सकता, तो अब इसको हम कह सकते हैं therefore A2 minus A1 never equal to A3 minus A2, therefore it does not form AP।
ये सीक्वेंस जो है ना ये एपी नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ये डिसाइड करें। वैसे भी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है एपी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी टाइम क्या होता है प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद में नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए हम बात करते हैं ना, तो पहले साल जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर तो एक साल का जो इंटरेस्ट बनता है उसको हम उसमें ऐड करते हैं, और नए साल के लिए वो जो टोटल अमाउंट होता है ना प्रिंसिपल का काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम का 8% मोर देन दिस होगा, और फिर उसके बाद में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो डिफरेंस दोनों का सेम आ नहीं सकता, इसलिए आप इसमें कह सकते हैं कि एपी फॉर्म नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं। इसके लिए फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स A1 तो A ही होगा, दैट्स 10। A2 के लिए बात करें तो इस 10 के अंदर D की वैल्यू को ऐड करता हूं। D की वैल्यू कितनी 10 है, 20। थर्ड टर्म के लिए अब जो आया ना उसके अंदर फिर D ऐड करता हूं। D कितना 10 है, 30 आ जाएगा, एंड 30 के अंदर फिर D को ऐड करता हूं। D कितना 10 है, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा, और ये इसके बाद आंसर हो जाएगा। इसीलिए यहां पर भी फर्स्ट 4 टर्म्स की बात करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म तो ये हमारे पास कितनी -2 है, सेकंड टर्म के लिए -2 के अंदर फिर d ऐड करना होता है। d यहाँ पर 0 है, d 0 हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव या 0, फ्रैक्शन में, रूट में, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। 0 तो ठीक है, -2 ही जाएगा। फर्स्ट थर्ड टर्म कौन सी हो जाएगी, -2 जो आया उसके अंदर फिर d ऐड करते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्मूले के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू आ रही है उसमें नेक्स्ट में d ऐड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लाने के लिए d ऐड कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। फोर्थ टर्म के लिए -2 एंड प्लस 0 -2, या फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए, सिंपल वे है। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है इसके अंदर भी। फर्स्ट 4 टर्म्स A1 तो A खुद ही हो जाएगी 4, या A2 का मतलब ये 4 के अंदर D ऐड कर दें, D कितना -3 है, तो ये हमारे पास ये 1 हो जाएगा। और थर्ड टर्म के लिए 1 के अंदर फिर D ऐड करेंगे, मतलब -3 जो वैल्यू लिखी है इसके अंदर, ये हमारे पास हो जाएगी -2। नेगेटिव आने पर घबराना नहीं है, सही है, नेगेटिव आ सकती है। -2 D ऐड करेंगे तो -3 आएगा यहाँ पर, ये -5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स A1 तो खुद यही हो जाएगा -1, क्योंकि फर्स्ट टर्म खुद दे रखी है। A2 के लिए बात करें तो -1 जो है ना उसके अंदर D ऐड करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -1/2। A3 के लिए -1/2 जो आया ना उसके अंदर ये D ऐड करना है, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से A4 के लिए 0 जो आया ना उसके अंदर D ऐड करते हैं, दैट्स इक्वल 1/2। और इजीली अचीव हो गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में a इक्वल्स टू माइनस का 1.25, d इक्वल्स टू माइनस का 0.25। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स a1 ये एक खुद ही हो जाएगा माइनस का 1.25, a2 माइनस का 1.25 और ये माइनस का 0.25, मतलब माइनस का 1.50 हो जाएगा। और A3 माइनस का 1.50, डी और इसमें ऐड कर दो, माइनस का ये 0.25 मीन्स माइनस का 1.75। A4 माइनस का 1.75 के अंदर ये डी और ऐड हो जाएगा,
माइनस का 0.25 दैट इज माइनस 2.00। इस तरह से हमारे पास में ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएगी। इसमें हमने क्या देखा कि कंसेप्ट को नहीं छोड़े, पूरा कंसेप्ट समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।